भोपाल शहर के गौतम नगर इलाके की नारियल खेड़ा बस्ती की तंग गलियों में बने छोटे छोटे घरों के पीछे कई ऐसी कहानियां दबी हुई थी जिन्हें बाहर की दुनिया कभी जान नहीं पाती। दिन में यहां मजदूरी करने वाले लोगों की चहल पहल रहती थी, तो रात होते ही थके हुए शरीर अपने घरों में सिमट जाते थे। इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा भी था जहां वर्षों से एक ऐसी चुप्पी पल रही थी जिसने धीरे धीरे एक खौफनाक अपराध को जन्म दे दिया। इस घर में रहने वाला 38 वर्षीय घनश्याम गोलपानी देखने में एक साधारण इंसान था। उसका जीवन किसी बड़े सपने या लक्ष्य के इर्द गिर्द नहीं घूमता था। वो उन्हीं लोगों में से था जो केवल आज के बारे में सोचते हैं और कल की चिंता उन्हें कभी परेशान नहीं करती। नारियल खेड़ा में वो एक छोटे से चाय के ठेले पर दिन भर मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों को चाय पिलाकर वो करीब 200 से 300 रुपए कमा लेता था। इतनी कमाई एक गरीब परिवार का गुजारा चलाने के लिए भले पर्याप्त ना हो, लेकिन कुछ राहत जरूर दे सकती थी। मगर समस्या कम कमाई नहीं थी। समस्या ये थी कि घनश्याम की प्राथमिकताएं उसका घर और परिवार नहीं थे। शाम ढलते ही जहां दूसरे मजदूर और छोटे काम करने वाले लोग अपने परिवार के पास लौटने की जल्दी में रहते थे, वही घनश्याम को घर लौटने की कोई बेचैनी नहीं होती थी। उसकी जेब में दिन भर की कमाई होती, लेकिन उस कमाई में उसकी पत्नी सविता का कोई हिस्सा नहीं होता था। सविता के लिए यह केवल आर्थिक परेशानी नहीं थी, उसके जीवन में दर्द की परतें कहीं ज्यादा गहरी थी। उसकी शादी को 10 साल से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन उसे कभी एक सामान्य वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला था। घनश्याम की शारीरिक कमजोरी की वजह से वह उसे संतान का सुख नहीं दे सका था। शादी के इतने लंबे समय में उनके बीच केवल एक बार ही शारीरिक संबंध बन पाया था। शुरुआत में सविता ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार करने की कोशिश की थी। वो सोचती थी कि यदि पति उसका साथ दे, उसका सम्मान करे और उसका सहारा बने तो शायद वह इस कमी के साथ भी पूरी जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन उसके हिस्से में न प्यार आया, न अपनापन और न ही सुरक्षा की भावना। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला नींद में डूब जाता था, तब सविता की आंखों में नींद नहीं आती थी। वो करवटें बदलते हुए अपनी जिंदगी के खालीपन को महसूस करती। कभी उसकी नजर पास में गहरी नींद में सो रहे घनश्याम पर पड़ती तो उसके भीतर गुस्सा उमड़ पड़ता, तो कभी वह सोचती कि उसकी कमजोरी तो कुदरत की देन है, इसमें उसका क्या दोष। लेकिन वह सहानुभूति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी, क्योंकि सुबह होते ही वही घनश्याम एक अलग रूप में उसके सामने खड़ा होता। वह पत्नी की परेशानियों को समझने के बजाय उसकी मेहनत से कमाए पैसों पर भी अधिकार जमाने लगता। कुछ समय पहले तक सविता पापड़ और बड़ी बनाकर बेचती थी। उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसी के सहारे घर का चूल्हा जलता था। वह दिन भर मेहनत करती, सामान तैयार करती और थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर घर की जरूरतें पूरी करती। लेकिन घनश्याम की नजर अब उस कमाई पर भी पड़ चुकी थी। वो अक्सर सविता से पैसे मांगता और मना करने पर उससे छीन लेता। विरोध करने पर बात गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच जाती। सविता की जिंदगी अब एक ऐसे चक्र में फंस चुकी थी जहां हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी लगता था। न उसे मां बनने का सुख मिला था, न पति का प्रेम, और अब उसकी मेहनत की कमाई भी सुरक्षित नहीं रही थी। एक दिन जब घनश्याम ने पैसों के लिए अपना स्कूटर तक 6000 रुपए में बेच दिया, तब सविता के मन में वर्षों से जमा हुआ आक्रोश और गहरा हो गया। उसे महसूस होने लगा कि जिस आदमी के लिए वह इतने सालों तक समझौता करती रही, वो उसके जीवन में केवल दुख और अपमान का कारण बन चुका है। वह कई बार सोचती कि आखिर वह यह सब कब तक सहती रहेगी। अगर वह दिन रात मेहनत करके खुद ही घर चलाएगी, अपनी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करेगी और बदले में उसे मारपीट और अपमान मिलेगा, तो ऐसे रिश्ते को ढोने का मतलब क्या रह जाता है? ये सवाल धीरे धीरे उसके मन में एक तूफान की तरह बढ़ता गया। पहले ये केवल नाराजगी थी, फिर नफरत बनी और आखिरकार एक ऐसा विचार जन्म लेने लगा जो किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे खतरनाक दिशा हो सकती थी। सविता को लगने लगा था कि घनश्याम कभी नहीं बदलेगा। उसने अपनी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते उम्मीद खो दी थी। अब उसके मन में एक ऐसा फैसला आकार लेने लगा था जिससे वापस लौटना आसान नहीं था। उसे लगने लगा था कि अपनी परेशानियों का अंत करने के लिए उसे घनश्याम को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाना होगा। उस खतरनाक विचार ने जब सविता के मन में स्थायी जगह बना ली,
तब उसने अपने आसपास ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो उसके इस अंधेरे इरादे को अंजाम तक पहुंचाने में उसकी मदद कर सके। इसी तलाश में उसकी नजर रविशंकर पर जाकर ठहर गई। रविशंकर से उसकी जान पहचान कोई नई नहीं थी, वो पहले से उसे जानती थी। सविता की ये दूसरी शादी थी और घनश्याम ने उसे अपनी पत्नी बनाकर एक तरह से उसका सहारा दिया था। इसी एहसान के बोझ तले वो लगभग 14 वर्षों तक उसके साथ चुपचाप जिंदगी बिताती रही। उसने अपनी इच्छाओं को दबाया, अपने दुखों को छिपाया और परिस्थितियों के साथ समझौता करती रही। लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगा कि घनश्याम अपने किए हुए उस एहसान की कीमत उससे बहुत पहले ही वसूल कर चुका है। अब उसके पास न कोई भावनात्मक जुड़ाव बचा था और न ही पति के लिए सम्मान। उसके मन में खालीपन था जिसे भरने के लिए उसने रविशंकर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। रवि बैरसिया के नजदीक बड़ौरी गांव का रहने वाला था। वो मजदूरी करता था और काम की तलाश में अक्सर भोपाल आया जाया करता था। नारियल खेड़ा इलाके में मजदूरी करने के दौरान ही उसकी मुलाकात सविता से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच केवल सामान्य बातचीत होती थी। कभी रास्ते में मुलाकात हो जाती तो कुछ बातें हो जाती और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते। रवि भी कोई बहुत जिम्मेदार या मेहनती इंसान नहीं था। कमाने खाने और निठल्लेपन के मामले में वह घनश्याम से भी 2 कदम आगे था। सविता ये बात अच्छी तरह जानती थी, फिर भी उसने उसी को अपने मकसद के लिए चुना। उसके लिए इस समय सबसे बड़ी जरूरत एक ऐसे व्यक्ति की थी जो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हटाने के लिए तैयार हो जाए। इधर सविता अपने खर्च चलाने के लिए केवल पापड़ और बड़ी बेचने तक सीमित नहीं थी। कभी कभी वो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का छोटा मोटा काम भी कर लेती थी। एक सिलेंडर पर उसे 250 से 300 रुपए तक का फायदा हो जाता था। हालांकि ये काम वो बहुत सावधानी से करती थी क्योंकि उसे हर वक्त पकड़े जाने का डर लगा रहता था। धीरे धीरे सविता ने रवि के प्रति अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। जो महिला पहले केवल औपचारिक बातचीत करके उसे टाल देती थी, वही अचानक उससे प्यार और अपनापन दिखाने लगी। रवि को यह बदलाव समझ नहीं आया। वह सोचने लगा कि आखिर अचानक सविता के दिल में उसके लिए इतनी नरमी कैसे आ गई। एक दिन सविता ने उसके सामने अपने दिल की सारी कड़वाहट खोल कर रख दी। उसने अपने वैवाहिक जीवन के दुख, घनश्याम की बेरुखी, मारपीट और अपनी बेबस जिंदगी की कहानी रवि को सुनाई। लेकिन इन सब बातों के पीछे उसके मन में छिपा असली मकसद कुछ और ही था। जब सविता ने रवि के सामने घनश्याम की हत्या का प्रस्ताव रखा तो वह एक पल के लिए सन्न रह गया। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ कानून का डर और पकड़े जाने की संभावना थी, तो दूसरी तरफ सविता का आकर्षण और 1 लाख रुपए का लालच। सविता ने साफ शब्दों में उससे कहा कि अगर वह इस काम में उसका साथ देगा तो घनश्याम के मरने के बाद वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। इतना ही नहीं, उसके पास जो 1 लाख रुपए जमा है वे भी रवि को मिल जाएंगे। ये एक ऐसी सौदेबाजी थी जिसमें एक तरफ शरीर का आकर्षण था और दूसरी तरफ पैसों का लालच। कुछ दिनों तक रवि इसी उलझन में रहा। वह जानता था कि यह रास्ता उसे बर्बादी की ओर ले जा सकता है, लेकिन लालच और वासना ने धीरे धीरे उसके अंदर के डर को कमजोर कर दिया। सविता ने उसे पूरी तरह अपने विश्वास में लेने के लिए उससे शारीरिक संबंध भी बनाए। उस नजदीकी ने रवि के भीतर सविता को पाने की इच्छा और अधिक बढ़ा दी। अब वो उस मोहपाश में पूरी तरह बंध चुका था। लेकिन सविता ने उसके सामने एक शर्त रखी थी। उसने साफ कर दिया था कि उनका रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता है जब घनश्याम हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से हट जाएगा। अब रवि के मन में बची हुई आखिरी झिझक भी खत्म हो चुकी थी। दोनों ने बैठकर बहुत सोच समझकर हत्या की योजना बनानी शुरू की। उन्हें ऐसा तरीका चाहिए था जिससे घनश्याम को शक भी न हो और हत्या के बाद पुलिस तक उन तक पहुंचने में मुश्किल हो। कई दिनों की बातचीत और योजनाओं के बाद आखिरकार उन्होंने 27 मार्च को अपने इरादे को अंजाम देने का दिन तय कर लिया। दूसरी ओर घनश्याम अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी को वो वर्षों से कमजोर और बेबस समझता आया है, वही उसके जीवन के अंतिम दिनों की गिनती तय कर चुकी है। सविता ने अपने मन में समाज, रिश्तेदारों और लोगों की बातों को भी कई बार तौला था। वह जानती थी कि अगर वो घनश्याम को छोड़कर चली जाती तो समाज की उंगलियां उसी पर उठती। लोग उसके दर्द को समझने के बजाय उसके चरित्र और फैसलों पर सवाल खड़े करते।
गरीबी में रिश्तों की सच्चाई भी उसने करीब से देख ली थी। उसके अपने कहे जाने वाले लोग दूर से सहानुभूति तो दिखा देते थे, लेकिन उसके दुखों को बांटने के लिए कोई आगे नहीं आता था। इन सब सोचों के बीच उसने अपने लिए एक नया जीवन चुनने का फैसला कर लिया था। उसकी नजर में रवि अपनी तमाम कमियों के बावजूद घनश्याम से बेहतर था, क्योंकि वह उसे वो शारीरिक सुख दे सकता था जिसकी कमी ने उसके वैवाहिक जीवन को हमेशा अधूरा रखा था। लेकिन सविता ये नहीं जानती थी कि जिस नए जीवन की शुरुआत के लिए वह एक हत्या का रास्ता चुन रही है, उसी रास्ते के अंत में उसका अपना भविष्य भी अंधेरी सलाखों के पीछे कैद होने वाला था। 27 मार्च की शाम धीरे धीरे भोपाल के आसमान पर अंधेरा उतर रहा था। नारियल खेड़ा की गलियों में रोज की तरह चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों से लौट रहे थे, घरों में चूल्हे जलने लगे थे और आम दिनों की तरह जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन घनश्याम के छोटे से घर के अंदर एक ऐसी योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी जो कुछ घंटों बाद एक इंसान की जिंदगी का अंत करने वाली थी। सविता ने उस दिन अपने चेहरे पर किसी भी तरह की बेचैनी या तनाव के भाव नहीं आने दिए। उसने सामान्य व्यवहार करते हुए घनश्याम से कहा, मेरा एक जान पहचान वाला बैरसिया में है, वह हमें 1 लाख रुपए उधार दिलवा सकता है। अगर पैसे मिल गए तो हमारी कई परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पैसों का नाम सुनते ही घनश्याम के मन में लालच जाग उठा। उसने न ये जानने की कोशिश की कि वो व्यक्ति कौन है और न ही ये सोचा कि अचानक कोई इतना बड़ा उधार क्यों देगा। उसकी आदत हमेशा आसान रास्ते से पैसा पाने की रही थी। यही कमजोरी उस रात उसे मौत के दरवाजे तक ले जाने वाली थी। सविता ने भीतर ही भीतर राहत की सांस ली। उसकी योजना का पहला कदम सफल हो चुका था। वो अच्छी तरह जानती थी कि घनश्याम पैसे के लालच में बिना ज्यादा सवाल किए उसके साथ चल पड़ेगा। अगले दिन दोनों पुराने स्कूटर से बैरसिया की ओर निकल पड़े। रास्ते भर घनश्याम अपने मन में आने वाले पैसों के सपने बुनता रहा, जबकि उसके पीछे बैठी सविता के मन में बिल्कुल अलग विचार चल रहे थे। वह जानती थी कि यह सफर उसके वैवाहिक जीवन का अंतिम सफर साबित होने वाला है। भोपाल के लांबा खेड़ा इलाके में पहुंचते ही तय योजना के अनुसार रविशंकर वहां पहले से मौजूद मिला। सविता ने सामान्य अंदाज में घनश्याम से परिचय करवाते हुए कहा, यही वह आदमी है जो हमें पैसे दिलवाने के लिए आगे लेकर जाएगा। घनश्याम ने बिना किसी शक के रवि को स्कूटर पर बैठा लिया। शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस व्यक्ति को वो मददगार समझकर अपने साथ बैठा रहा है, वही कुछ समय बाद उसकी सांसें छीनने वाला है। तीनों बैरसिया की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में फैले सुनसान इलाके, दूर दूर तक फैले पेड़ और वीरान जमीन उस रात की भयावह घटना के मूक गवाह बनने वाले थे। दूसरी तरफ रवि के दिल की धड़कनें तेज थी। लांबा खेड़ा में मिलने से पहले वह बाजार से एक मजबूत नायलॉन की रस्सी खरीद चुका था और उसे अपनी जेब में छिपाकर रख लिया था। उसके हाथों में बेचैनी थी। उसके सामने एक तरफ कानून का भय था और दूसरी तरफ सविता को पाने की इच्छा और 1 लाख रुपए का लालच। सविता भी बाहर से शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में कई भाव एक साथ चल रहे थे। वर्षों की घुटन, अपमान, अधूरी इच्छाएं और एक नए जीवन के सपने उसे इस हद तक ले आए थे कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। रात लगभग 8 बजे जब वे बैरसिया के रास्ते में हर्राखेड़ा गांव के पास पहुंचे, तभी अचानक घनश्याम का पुराना स्कूटर खराब होकर बंद हो गया। कुछ देर तक उसने स्कूटर को चालू करने की कोशिश की, लेकिन मशीन ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। यह परिस्थिति सविता और रवि के लिए किसी अवसर से कम नहीं थी। उनकी योजना में थोड़ी रुकावट जरूर आई थी, लेकिन उनका इरादा नहीं बदला। घनश्याम ने सोचा कि शायद पैदल आगे बढ़कर किसी मदद की व्यवस्था की जा सकती है। तीनों स्कूटर को रास्ते के किनारे खड़ा करके पैदल चलने लगे। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। केवल हवा की आवाज और जंगल की खामोशी उनके कदमों के साथ चल रही थी। सविता और रवि लगातार घनश्याम को बातचीत में उलझाए हुए थे। वे उस सुनसान जगह का इंतजार कर रहे थे जहां किसी की नजर उन तक न पहुंचे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वो मौका मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। अचानक रवि ने पीछे से घनश्याम को कसकर पकड़ लिया और अपनी जेब से नायलॉन की रस्सी निकालकर उसके गले में फंदा डाल दिया। अचानक हुए इस हमले से घनश्याम घबरा गया।
उसे समझ ही नहीं आया कि जिस आदमी को वो अपना साथी समझकर साथ लाया था वही उसका हत्यारा बन चुका है। उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की। उसके हाथ पैर बेतहाशा छटपटाने लगे, लेकिन तभी सविता, जो उसकी पत्नी थी और जिससे उसे शायद आखिरी समय तक किसी धोखे की उम्मीद नहीं थी, उसने उसके पैर पकड़ लिए। अब घनश्याम पूरी तरह असहाय हो चुका था। रवि ने रस्सी को और कस दिया। कुछ ही क्षणों में घनश्याम की सांसें टूटने लगी। उसकी छटपटाहट धीरे धीरे कम होती गई और कुछ समय बाद उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। जिस आदमी के साथ सविता ने वर्षों तक एक छत के नीचे जीवन बिताया था, उस रात उसी की आंखों के सामने उसका अंत हो गया। कुछ पलों तक दोनों वहीं खड़े रहे। शायद उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने इरादे को इतनी आसानी से अंजाम दे दिया है। लेकिन अब उनके सामने अगली चुनौती थी, इस हत्या को छिपाना। दोनों ने घनश्याम के शव को पकड़कर सड़क से दूर झाड़ियों की ओर घसीटना शुरू किया, ताकि जल्दी किसी राहगीर की नजर उस पर न पड़े। सविता के मन में यह विश्वास था कि सुनसान इलाके में पड़ी लाश कई दिनों तक किसी को नहीं मिलेगी। उसे लगता था कि समय के साथ शव सड़ जाएगा या जंगली जानवर और पक्षी उसे नष्ट कर देंगे, जिससे उनके अपराध के निशान भी मिट जाएंगे। लेकिन अपराध करने के बाद सबसे कठिन काम अपराध को छिपाना होता है। उस रात सविता और रवि ये नहीं समझ पाए कि उनके द्वारा बनाई गई योजना में एक छोटी सी गलती भी उनके पूरे खेल को खत्म कर सकती थी। हत्या के बाद दोनों वापस भोपाल लौट आए। बाहर से सविता ने खुद को एक परेशान पत्नी की तरह पेश किया, लेकिन उसके मन में अब अगला कदम पुलिस की नजरों से बचना था। पूरी रात उसके दिमाग में यही चलता रहा कि अगर घनश्याम की लाश जल्दी बरामद हो गई तो पुलिस सबसे पहले उसी से सवाल करेगी। दूसरी ओर अगर वह पहले से खुद को एक चिंतित पत्नी के रूप में स्थापित कर दे तो शक की दिशा बदल सकती है। इसी सोच के साथ उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे चालाकी भरा लगा था, लेकिन आगे चलकर वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। भोपाल लौटने के बाद वह थाना गौतम नगर पहुंची और पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। उसने पुलिस को बताया कि घनश्याम घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। उसकी आवाज में चिंता थी, चेहरे पर बेचैनी थी और आंखों में वो घबराहट भी, जिसे देखकर कोई भी पहली नजर में उसे बेगुनाह मान सकता था। गुमशुदगी दर्ज हो जाने के बाद सविता को कुछ राहत मिली। उसे लगा कि अब अगर लाश मिल भी गई तो पुलिस का ध्यान किसी अज्ञात हत्यारे की तलाश में लगा रहेगा। उसके हिसाब से योजना पूरी तरह सफल थी। लेकिन अपराध करने के बाद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन बन जाता है। शुरुआत में सविता ने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। घनश्याम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है। अब उसे केवल समय का इंतजार करना है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी। उसे ये जानना था कि लाश मिली या नहीं। उसे यह भी जानना था कि पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है, और शायद उसके भीतर कहीं ये इच्छा भी थी कि वह अपनी आंखों से ये देख ले कि घनश्याम सचमुच मर चुका है। दूसरी ओर रवि भविष्य के सपने देखने लगा था। उसे विश्वास था कि कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो जाएगा, फिर वह और सविता खुलकर साथ रह सकेंगे। उसके मन में 1 लाख रुपए पाने का लालच भी जिंदा था। लेकिन दोनों ये भूल चुके थे कि अपराध चाहे कितना भी सुनियोजित क्यों न हो, उसमें कोई ना कोई ऐसी दरार रही जाती है जहां से सच बाहर निकल आता है। 30 मार्च की सुबह बैरसिया के थाना गुनगा की पुलिस चौकी इमला में रोज की तरह कामकाज शुरू हुआ था। तभी चौकी प्रभारी रमेश शर्मा को सूचना मिली कि केशुखेड़ी गांव के पास झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है। सूचना गंभीर थी। रमेश शर्मा ने तुरंत इसकी जानकारी थाना प्रभारी नरेंद्र कुलस्ते और बैरसिया की एसडीओपी बीना सिंह को दी। इसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो सुबह की धूप झाड़ियों पर पड़ रही थी। आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में जमा हो चुके थे। बदबू हवा में फैलने लगी थी। झाड़ियों के बीच पड़े शव की हालत खराब होने लगी थी। हालांकि पहचान पूरी तरह मिटने जितनी नहीं। पुलिस ने मौके का निरीक्षण शुरू किया। लाश किसी स्थानीय व्यक्ति की नहीं लग रही थी। आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। मौके पर संघर्ष के स्पष्ट निशान भी नहीं मिले थे। इससे 2 संभावनाएं बन रही थी। या तो हत्या कहीं और हुई थी और शव यहां लाकर फेंका गया था,
या फिर हत्या सुनसान जगह देखकर यहीं की गई थी। बीना सिंह चुपचाप घटनास्थल का निरीक्षण कर रही थी। वर्षों की सेवा में उन्होंने ऐसे कई मामले देखे थे। अनुभव उन्हें सिखा चुका था कि हत्या के मामलों में पहली नजर में जो दिखाई देता है, सच अक्सर उससे अलग होता है। पहचान न होने की वजह से पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक वहां मौजूद भीड़ में हलचल मच गई। एक महिला तेजी से लोगों को धक्का देती हुई आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसकी नजर शव पर पड़ी, वो जोर से रोने लगी। ये मेरे पति हैं, ये घनश्याम है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। वह सविता थी। कुछ क्षणों के लिए वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। एक ऐसी महिला जिसका पति 3 दिन से लापता था, वह सीधे उस सुनसान घटनास्थल तक कैसे पहुंच गई जहां शव बरामद हुआ था? यही सवाल सबसे पहले बीना सिंह के मन में उठा। उनके अनुभव ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन उनके मन में संदेह का बीज पड़ चुका था। फिलहाल उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का फैसला किया। जांच बिना सबूत के आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसके बाद उन्होंने सविता से सामान्य पूछताछ शुरू की। तुम यहां कैसे पहुंची? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। सविता जैसे पहले से जवाब तैयार करके आई थी। उसने बताया कि एक बाबा ने उसे कहा था कि उसका पति पूर्व दिशा में कहीं मिल सकता है। उसी सलाह के आधार पर वह उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गई। रास्ते में उसे घनश्याम का स्कूटर दिखाई दिया, इसलिए वह तलाश करते हुए झाड़ियों की ओर चली आई। कहानी सुनने में अजीब थी, लेकिन उस समय पुलिस के पास उसे झूठ साबित करने का कोई आधार नहीं था। फिर भी बीना सिंह के मन में शक बना रहा, क्योंकि अपराध जांच में कई बार तथ्य से ज्यादा इंसान का व्यवहार सच बोलता है, और सविता का व्यवहार उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार शुरू हो गया। सविता को लग रहा था कि उसने पुलिस को भ्रमित कर दिया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसकी बनाई हुई कहानी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ घंटों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ में थी। रिपोर्ट पढ़ते ही बीना सिंह की आंखों में चमक आ गई। घनश्याम की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी, और हत्या का तरीका था गला घोंटना। अब मामला गुमशुदगी का नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का बन चुका था। बीना सिंह ने रिपोर्ट मेज पर रखी और फैसला कर लिया कि अब सविता से दोबारा पूछताछ होगी। इस बार एक दुखी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक संभावित आरोपी की तरह। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस पूरे रहस्य की चाबी उसी महिला के पास है जो 3 दिन पहले पति की गुमशुदगी दर्ज करा चुकी थी और फिर किसी रहस्यमय तरीके से सीधे उसी जगह पहुंच गई थी जहां उसका शव पड़ा मिला था। उन्हें बस उस चाबी को घुमाना था और उसके बाद ये पूरा राज खुलने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बैरसिया की एसडीओपी बीना सिंह को पूरा विश्वास हो गया कि घनश्याम की मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक सुनियोजित हत्या थी, जिसमें हत्यारे ने कोई ऐसी चाल चली थी जिससे पुलिस की नजर गलत दिशा में चली जाए। लेकिन अनुभव कह रहा था कि इस पहेली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सविता ही है। इसके बाद सविता को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। सवाल भी सीधे थे और पुलिस की नजरें उसके चेहरे के हर बदलते भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। बीना सिंह ने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा, तुम्हारे पति की लाश जिस जगह मिली, उस जगह तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें किसने बताया? सविता ने वही पुरानी कहानी दोहराई। उसने कहा कि एक बाबा ने उसे पूर्व दिशा में तलाश करने की सलाह दी थी और उसी वजह से वो वहां तक पहुंच गई। लेकिन इस बार पुलिस उसके जवाबों से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। पूछताछ का दायरा बढ़ता गया। उससे घनश्याम के साथ उसके रिश्तों के बारे में पूछा गया। घर के झगड़ों, पैसों के विवाद और उसके निजी जीवन से जुड़े पहलुओं को समझने की कोशिश की गई। धीरे धीरे सविता की बनाई हुई कहानी की दीवार कमजोर पड़ने लगी। उसके चेहरे का आत्मविश्वास कम होने लगा। उसके जवाबों में विरोधाभास दिखाई देने लगे। वह समझ चुकी थी कि पुलिस के सामने ज्यादा देर तक सच छिपा पाना आसान नहीं होगा। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब वर्षों का दबा हुआ गुस्सा, अपराध का बोझ और पकड़े जाने का डर उसके धैर्य पर भारी पड़ गया। वह टूट गई।
उसने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि घनश्याम की हत्या किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उसने अपने प्रेमी रविशंकर के साथ मिलकर करवाई थी। उसके बाद उसने शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी योजना पुलिस के सामने रख दी। उसने बताया कि किस तरह घनश्याम की बेरुखी, उसकी शारीरिक कमजोरी, आर्थिक गैर जिम्मेदारी और लगातार होने वाले झगड़ों ने उसके मन में उसके प्रति नफरत पैदा कर दी थी। उसने बताया कि कैसे रविशंकर से नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों ने मिलकर घनश्याम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सविता के बयान के बाद पुलिस को अब रवि की तलाश थी। हालांकि उसे पकड़ने में पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जांच के दौरान पता चला कि वह भोपाल के निशातपुरा इलाके में रेलवे लाइन के आसपास घूम रहा है। पुलिस टीम वहां पहुंची और कुछ ही समय में रविशंकर को हिरासत में ले लिया गया। जिस आदमी ने 1 लाख रुपए और सविता को पाने के लालच में एक हत्या की थी, वो अब कानून की गिरफ्त में था। उसे न वह पैसा मिला जिसके सपने उसने देखे थे और न ही वह रिश्ता मिला जिसके लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया था। जांच पूरी होने के बाद इस पूरे हत्याकांड की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। एक पत्नी जो वर्षों तक अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट और परेशान रही, उसने अपनी समस्याओं का समाधान कानून और समाज के दायरे में ढूंढने के बजाय अपराध के रास्ते में खोजा। उसे लगा कि पति की मौत उसके लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल देगी, लेकिन उसका यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। उसकी जल्दबाजी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी। अगर वह घनश्याम की लाश मिलने से पहले घटनास्थल पर न पहुंचती तो पुलिस के लिए शुरुआती दौर में उस तक पहुंचना अपेक्षाकृत अधिक कठिन हो सकता था। लेकिन अपनी बेसब्री और ये जानने की इच्छा कि घनश्याम की लाश मिली या नहीं, उसे उसी जगह तक खींच लाई जहां पुलिस पहले से मौजूद थी। एक संभावना यह भी थी कि उसके भीतर अपराधबोध की भावना रही हो और वह आखिरी बार घनश्याम को देखना चाहती हो। लेकिन उसकी उस एक गलती ने पुलिस अधिकारी बीना सिंह के मन में पहला शक पैदा कर दिया, जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। कुछ समय पहले तक सविता ये सोच रही थी कि घनश्याम के मरने के बाद वह एक स्वतंत्र जीवन जी सकेगी। उसे लगा था कि वह रवि के साथ नया घर बसाएगी और बीते हुए दुखों को पीछे छोड़ देगी। लेकिन अपराध की नींव पर बनाए गए सपने अक्सर सच नहीं होते। जेल की सलाखों के पीछे बैठी सविता के पास अब केवल अपने फैसलों के बारे में सोचने के लिए समय था। उसकी जिंदगी का पहला विवाह केवल 2 वर्षों तक चला था। उस रिश्ते में उसे शारीरिक सुख तो मिला था, लेकिन आपसी मतभेदों ने वह रिश्ता खत्म कर दिया था। दूसरे पति घनश्याम के साथ उसे लंबा साथ तो मिला, लेकिन वह न तो वैवाहिक संतुष्टि पा सकी और न ही घरेलू शांति। जिस रविशंकर को उसने अपने भविष्य का सहारा समझा था, वह भी केवल प्रेमी बनकर रह गया। उसे न सविता का साथ मिला, न 1 लाख रुपए और न वह जीवन जिसके सपने उसने लालच में आकर देखे थे। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साबित किया कि जब इंसान अपनी परेशानियों का हल अपराध में तलाश करता है तो वह समस्या से बाहर नहीं निकलता, बल्कि एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर चला जाता है जहां अंत में केवल पछतावा, बर्बादी और कानून की सजा उसका इंतजार कर रही होती है। घनश्याम गोलपानी की हत्या की यह कहानी केवल एक अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि टूटते रिश्तों, अधूरी इच्छाओं, लालच, धोखे और गलत फैसलों की वह दास्तान थी, जिसमें अंततः तीनों लोगों के हाथ खाली ही रह गए। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।